नमस्कार। देश में एक तरफ चुनाव हो रहे हैं और दुनिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल आतंक और डराने वाला हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन पर रूस ने जो हमला किया है उसके बाद की स्थितियों पर। जब तक अभी तक रूस हमले की धमकी दे रहा था तब तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कहाँ क्या होने वाला है और फिर देखेंगे, जैसे कि हमारी आदत है टालने की चीजों की। लेकिन जब हमला कर दिया गया है उसके बाद जिस तरीके के हालात हो रहे हैं यूक्रेन में वो अपने आप भयावह हो रहे हैं और जो तबाही मच रही है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और ये आशंका लगातार मच रही है बन रही है कि रूस और अमेरिका कहीं आमने सामने ना आए। जब तक रूस और यूक्रेन का मामला होता है तो ठीक है, एक देश पर हमला है, उस पर चिंताएं हैं, उस पर हमारे हमको क्या होगा, हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये एक बात उठती है। लेकिन अगर रूस अमेरिका सामने आ जाते हैं, रूस के समर्थक देश और अमेरिका के समर्थक देश सामने सामने आते हैं तो तय बात है कि वो विश्व युद्ध की तरफ दिशा जाती हुई दिखती है। अभी विश्व युद्ध की बात ना भी करें तो इस समय तनाव का जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। बिल्डिंगों पर न जाने क्या क्या बरस रहा है और एक दूसरे पर के दावे किए जा रहे हैं कि हमने इतने लोग मार दिए, हमने इतने हथियार मार दिए, हमने इतने जहाज उड़ा दिए, गिरा दिए। यूक्रेन अपनी तरफ से दावे कर रहा है और अभी दुनिया को बहुत पता भी नहीं है कि सचमुच वास्तविकता क्या है। सिर्फ हमें पता जो है वो दावे हैं, चाहे वो रूस के हों और चाहे यूक्रेन के हों। और फिर उसके बाद नाटो या अमेरिका ऐसी महाशक्ति, नाटो जो उनका संगठन है और अमेरिका क्या कहने करने जा रहा है इस पर। तो स्थितियां लगातार बदल रही हैं। जो जिस हालत में बदल रही है उससे पहले बहुत कुछ और हो, हमें समझना जरूरी है। वास्तविकता क्या है, इस समस्या की जड़ क्या है और कहाँ गड़बड़ी हुई है और क्या हो सकता था जो नहीं हुआ और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और उस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों पर हमें बताने के लिए या कहूँ मैं कहूँ तो ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने का मतलब ये है नहीं है कि अपना, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके स्पष्ट हैं, उन सज्जन से आपकी बातचीत कराते हैं करते हैं जो इन सबको जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप सिन्हा साहब की। पूर्व राजनयिक हैं और देश दुनिया को उन्होंने बहुत कायदे से देखा है। दिलीप जी, बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए। अ, अभी जो मैं पहला बेसिक सवाल, क्योंकि कई बार कई लोगों को ये हो सकता है मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, लेकिन हमारे दर्शक वर्ग हो सकता है कि बहुत सारी चीजें नहीं जानते हों। तो ये समस्या है क्या जो अभी रूस को अचानक यूक्रेन पर, अचानक भी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि पीछे काफी इतिहास है इसके पीछे, तो यूक्रेन पर हमला करना पड़ा, इसकी वजह क्या आप बता सकते हैं? इसके दो कारण कहे जाएंगे। एक है कि यूक्रेन में जो रूसी अल्पसंख्यक आबादी है, जो लगभग 17% है वहां की आबादी, और कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है, क्राइमिया में थी और दूसरी ये डोनबास का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर। एक तो उनकी सुरक्षा का सवाल था, जो पुतिन ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें। और दूसरा मुद्दा था यूक्रेन का नेटो में शामिल होना। यदि यूक्रेन नेटो में शामिल होता तो नेटो के जो मिसाइल्स हैं वो आकर के यूक्रेन में स्थापित हो जाते। और पुतिन का ये कहना है यदि ऐसा होता तो रूस की संप्रभुता और रूस की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा होता और इस प्रकार के मिसाइल को स्थापित करना रूस के लिए बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं था। तो इन दो मुद्दों को लेकर पुतिन ने यह कार्रवाई की है। अधिकांश कई लोगों को ये विश्वास था या उनका ये मानना था कि पुतिन सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, वो केवल धमकी देकर अपना 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 उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने सैन्य कार्रवाई कर दी है और सैन्य कार्रवाई को उन्होंने कहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है टू प्रोटेक्ट द रशियन माइनॉरिटी। लेकिन जो सैन्य कार्रवाई है वो केवल रूसी अल्पसंख्यक क्षेत्र में नहीं है,
जो सैन्य कार्रवाई हुई है वो यूक्रेन के अन्य शहरों पर भी हो रही है, कीव पर हो रही है, खार्किव पर हो रही है, ओडेसा पर हुई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कार्रवाई कितनी गंभीर है या इस पे क्या कुछ देर बाद रूस की सेना भी यूक्रेन में घुस आएगी, ये हमें देखना होगा। लेकिन हमें ये अब मान के चलना होगा कि रूस थोड़े समय में यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि यूएसएसआर जब था और अर्सवाइल की बात करें, फिर यूक्रेन अलग हुआ। यूक्रेन के शुरुआती दौर में तो ठीक संबंध थे, लेकिन बाद में जो गैस और पाइपलाइन को लेकर के और उसके व्यापारिक स्थितियों को लेकर के स्थितियां बिगड़ी और फिर धीरे यूक्रेन नाटो की शरण में जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अभी नहीं हो पाया, जाने की कोशिश करने लगा। ये विवाद को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है ताकि स्थितियां स्पष्ट हो सके। देखिए, इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन यदि हम द्वितीय महायुद्ध से शुरू करें या हिटलर की जर्मनी से शुरू करें, जब हिटलर ने आक्रमण किया था पूर्वी यूरोप पे, तो पूर्वी यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं जैसे यूक्रेन है, पोलैंड है, छोटे तो नहीं है, बड़े ही देश हैं, लेकिन रूस और छोटे देश कहे जाएंगे, तो उन्हें लगता था कि हमारा मुख्य दुश्मन जो है वो जर्मनी है और उससे हमें सुरक्षा चाहिए, तो ये देश रूस की ओर झुके। जब जर्मनी हार गया और जर्मनी पर रूस का कब्जा हो गया, तो पूरे पूर्वी यूरोप पर रूस का कब्जा हो गया। तो लगभग 40-45 वर्ष पूर्वी यूरोप पर रूस का आधिपत्य रहा। तो इस समय में यहाँ की जो जनता थी पोलैंड और यूक्रेन वगैरह की, वो रूस विरोधी हो गए, तो जर्मनी को भूल गए, उन्हें अब जो अपना दुश्मन नजर आने लगा वो रूस नजर आने लगा। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सारे देश अलग हो गए। लेकिन उस समय आता है कि अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि नेटो पूर्वी यूरोप में नहीं आएगा, लेकिन पूर्वी यूरोप के देश ये मानते थे कि रूस का खतरा उन पर बना हुआ है, इसलिए वो बहुत ही बेताब थे कि किसी तरीके से नेटो में हम शामिल हो जाएं। तो धीरे धीरे सारे के सारे देश, अधिकांश पूर्वी यूरोप देश शामिल हो गए नेटो में, की जो सदस्यता थी वो लगभग दुगनी हो गई। यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि वो नेटो में शामिल हो जाए। यहां तक पहुंचते पहुंचते करीब 20-25 साल लग गए हैं। इन 20-25 सालों में रूस पुतिन के अधीन एक मजबूत देश बन के उभर गया है। अब पुतिन एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक लकीर खींच दी है, जिसे रेड लाइन कहते हैं, कि भाई हमारी रेड लाइन है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हम नहीं होने देंगे, और यूक्रेन उस पर आमादा है कि वो नेटो में शामिल होगा ही। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं, उनको ये विश्वास था कि हम नेटो में शामिल हो जाएंगे और नेटो में मेरी सहायता के लिए आएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की अवहेलना करनी शुरू की, और पुतिन यहां तक कहते हैं कि जो रूसी मूल के लोग हैं यूक्रेन में, उन पर अत्याचार भी करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों मिलकर के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ लगता है कि पुतिन की जो अनबन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है, कुछ राष्ट्रों के बीच में है। सब ले देकर पुतिन का जो गुस्सा है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, और शायद अमेरिका ने भी कुछ ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था। तो रूस ने कहा कि ठीक है, अब हम सैन्य कार्रवाई करते हैं और नेटो को चुनौती देते हैं कि आओ लड़ लो, यदि लड़ोगे तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अब नेटो को ये सोचना है कि क्या वो इस पर तैयार है कि नहीं। क्या इसमें जो प्रमुख मोड़ था वो तब था जब यूक्रेन के जो प्रो रशियन राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, वो उनको हटा दिया गया सत्ता से, और फिर उसके बाद में स्थितियां बिगड़ी, या मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि वो इनके जो व्यापारिक समझौते और व्यापारिक जो गैस पाइपलाइन को लेकर समझौता था वो टूटना शुरू हुआ और उसके बाद से स्थितियां बिगड़ी। ये सारी बातें आती हैं। यूक्रेन चूंकि जब नेटो, बाकी पूर्वी यूरोपीय देश नेटो में शामिल हो गए,
तब यूक्रेन एक तरीके से एक चेस का बोर्ड बन गया, शतरंज का एक बोर्ड बन गया, जहां पर कि ये दोनों बड़े देश अमेरिका और रूस अपनी राजनीति खेलने लगे। अमेरिका का भी हस्तक्षेप था उसमें, रूस का भी था। और यूक्रेन में दोनों पक्ष के समर्थक लोग रहते हैं, कुछ जो प्रो रशिया हैं और कुछ जो प्रो अमेरिका हैं। तो दोनों मिलकर के ये जो चोर सिपाही का खेल होता है ये खेल रहे थे। लेकिन इसमें यह हमें मान के चलना होगा कि यूक्रेन में कई लोग ऐसे हैं जो रूस विरोधी हैं और जिन्होंने ज़ेलेंस्की को वोट दिया चुनाव में, और जो रूसी समर्थक राष्ट्रपति थे वो चुनाव में हार के अलग हो गए। तो ज़ेलेंस्की एक छोटे देश के राष्ट्रपति, उन्हें शायद ये समझना चाहिए था कि वो किस हद तक रूस को चुनौती दे सकते हैं और नेटो कहां तक उनकी सहायता करेगा यदि पुतिन उसमें वहां सैन्य आक्रमण करते हैं। लेकिन क्या ये भी सच है कि यूक्रेन पर जो आरोप लग रहा है वो ये कि वेस्ट की कठपुतली बनकर के काम कर रहा है, रशिया का खास तौर से यही आरोप रहा है, रूस का आरोप रहा है, इस पर इस बात को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? यूक्रेन के कुछ नेता निश्चित रूप से प्रो अमेरिकन हैं, जैसे ज़ेलेंस्की, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए, और वो रूस से पंगा लेने में पीछे नहीं हटे। वो राजनीति के नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड है आप जानते ही हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो उनकी राजनीतिक समझ भी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में शायद उन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़ के बोली लगा दी और अब वो उसमें फंस गए हैं, क्योंकि वो फंस। जी, आप कुछ कह रहे हैं? वही कि अब उन्हें जो उम्मीद थी कि नेटो के समर्थन से वो रह पाएंगे, अब वो उस पर एक चुनावी सवाल लग गया है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि रूस ने अब सैन्य कार्रवाई कर दी है और अब नेटो को मालूम है कि पुतिन को रोकने का एक ही तरीका है, वो है सैन्य हस्तक्षेप, जिससे कि महायुद्ध का खतरा हो जाता है। लेकिन अब जब यूक्रेन के राज्यों को कहिए या हिस्सों को कहिए, डोनेट्स्क को लुहांस्क में वहां कब्जा इनका रूस का हो गया और अब तो हजारों की संख्या में टैंक वहां जा रहे हैं और आगे भी उनका विस्तार हो रहा है, तो क्या इसका अंत अभी की स्थिति में देख रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा, या इसके पहले जिस नाटो के सहारे या अमेरिका या वेस्ट वर्ल्ड के सहारे यूक्रेन लड़ रहा था उससे कुछ कार्रवाई होगी, या ये कि सिर्फ कहे सुनी के हो करके आर्थिक प्रतिबंध लगा करके बात खत्म की जाएगी और वो विश्व युद्ध तक मामला नहीं पहुंचेगा? आपको क्या संभावना लगती है? देखिए, अभी तक जो वक्तव्य आए हैं पश्चिमी नेताओं के, अभी थोड़ी पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने सैन्य कार्रवाई की बात नहीं की है, और सारे पश्चिमी देश अभी तक केवल प्रतिबंध लगाने के, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि रूस की जो सैन्य कार्रवाई है वो जितनी चाहेगा उतनी कर लेगा, क्योंकि यूक्रेन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके, हवाई जहाज का या कि टैंक का। तो यूक्रेन पर रूस का सैन्य कब्जा तो हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी देश केवल सैंक्शंस लगा सकते हैं, आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, तनाव बना सकते हैं और कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था या रूस ने वियतनाम में किया था, कि गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि यूक्रेन में गुरिल्ला वॉरफेयर की परिस्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है। आजकल तो कई जगह हो सकती है और की जाती है। पश्चिमी देशों का प्रयास ये रहेगा कि जो कहते हैं कि यूक्रेन को रूस का ग्रेवयार्ड का कब्रिस्तान बना दिया जाए, ताकि वहां पर रूस को खूब नुकसान पहुंचाया जाए तो लंबे समय तक। ये नीति हो सकती है, क्योंकि यही नीति जैसे इराक में ये जो इस्लामी संगठन है उन्होंने लगाई, अमेरिका के खिलाफ लगाई, अफगानिस्तान में पहले अमेरिका, उसके पहले रूस के खिलाफ हुई थी, फिर वियतनाम में।
तो ये नीति हो सकती है और यही नीति होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि नेटो हवाई जहाज भेजकर या मिसाइल भेजकर रूस की वायुसेना पर से टक्कर लेने की हिम्मत करेगा या उसकी मंशा होगी। मतलब ये आपको आशंका लगती है कि पश्चिमी विश्व जो है, वो वर्ल्ड जो है, वो दूर बैठ के तमाशा देख सकता है या कुछ थोड़ी बहुत धमकी दे सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं बात आने वाली? ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब कोई भी अटकल लगाना, मेरा तो अनुमान नहीं था कि पुतिन आक्रमण करेंगे, लेकिन आक्रमण कर दिया उन्होंने। अब बाइडेन क्या सैन्य कार्रवाई करेंगे रूस के खिलाफ? यदि करते हैं तब तो उसका परिणाम सबको मालूम है क्या होगा, कि एक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन करते हैं नहीं करते हैं, मुझे अभी नहीं लगता है कि वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो अब संकट किस तरीके के आप देख रहे हैं विश्व पे, या विश्व के संकट जो आम आदमी देख रहा है? जैसे क्रूड ऑयल के दाम आज जो हैं $100 के पार पर हो गए हैं, सोने चांदी के दाम गिर गए हैं, मार्केट जानमाल की जो नुकसान हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, और दूसरा हमारे बच्चे अगर यूक्रेन में हैं वो फंसे हैं, उनके परिवार वालों के परेशानियां अलग हैं। देश की अगर भारत की निगाह से देखें तो जो सबसे बड़ा और तात्कालिक हमें नुकसान या हमें दिक्कत होने की आशंका है वो गैस को लेकर के है, क्योंकि क्रूड ऑयल हम वहां से बहुत और चीजें आयात करते हैं वहां पर। तो किस घालमेल में हम अपने देश को देख रहे हैं अभी? हमारे लिए अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। एक तात्कालिक समस्या तो है कि हमारे 20,000 करीब विद्यार्थी वहां पढ़ने गए हैं, उन्हें बचाना, उन्हें वापस लाने की समस्या है। पता नहीं युद्ध किस स्तर का होगा। यदि रूसी सेना वहां पर आ गई और कब्जा कर लिया तो शायद ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि युद्ध शुरू हो जाए वहां पे तब तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। लेकिन जो भी स्थिति हो, अब हम वापस जा रहे हैं जो शीतकालीन, जो शीत युद्ध था, उस समय जो परिस्थिति थी उस पे पहुंच रहे हैं। और अमेरिका और रूस के बीच में जो तनाव की पूर्ण की स्थिति जो होगी वो बढ़ेगी। और ऐसी परिस्थिति में भारत को सोचना होगा कि वो कौन सी नीति अपनाए। हमारी जो पुरानी नीति थी वो थी न्यूट्रलिटी की, कि हम कूटनिरपेक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे इस कॉन्फ्रंटेशन में। लेकिन हमने देखा था उस समय कि उसका नतीजा क्या हुआ था। हम 1950 के दशक में न्यूट्रल थे और 62 में जब चीन ने आक्रमण किया तो हम चिंता में पड़ गए। कोई नहीं था, हमारे साथ कोई नहीं था। और ये परिस्थिति आज भी है कि चीन एक आक्रामक नीति अपना रहा है। और यदि चीन ये देखता है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं तो चीन भी सोच सकता है कि हम भी ताइवान और अरुणाचल प्रदेश वगैरह पर कब्जा कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि नेटो तो आएगा नहीं, तो इसी लगे हाथों इसे भी छीन लो लेकर इससे। तो हमें यह देखना होगा कि हमारी नीति क्या होती है, हम क्या नीति अपनाएं, और हमारे जो संबंध है रूस के साथ वो भी और तनावपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जैसे S-400 मिसाइल्स जो डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, उस पर अमेरिका हमसे नाराज है। अब तनाव जैसी और तनावपूर्ण होगी तो हमारी परिस्थिति और मुश्किल हो जाएगी और हमें चुनना पड़ेगा कि हम किसके साथ रहें। तो अब आपकी निगाह में, आपकी नजर में भारत के सामने भारत को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? ठीक है, देश की अपनी नीति होगी, मोदी कैबिनेट की अपनी नीति होगी, देश में अपने बातचीत कही जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है इस हालात से हमें कम से कम नुकसान हो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में हमें कोशिश करनी चाहिए, एक तो कि रूस वहां से विड्रॉ कर जाए। बहुत है तो डॉनबास का जो इलाका है जहां पर कि रूसी मूल के लोग रहते हैं, वही लेकर छोड़ दे, बाकी यूक्रेन पर अपना कब्जा न करे। यदि ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि शांति स्थापित हो जाए। लेकिन यदि तनाव बढ़ता है और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है और यूक्रेन की संप्रभुता समाप्त हो जाती है, तो हमें फिर इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारे संबंध रूस के साथ कैसे होने चाहिए, और हमें आगे के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब तनाव बढ़ेगा तो रूस और चीन के संबंध मजबूत होंगे।
हालांकि जैसे निक्सन ने किया था कि चीन को बाद में अलग कर दिया था, लेकिन वो 10-12 साल बाद हुआ था। 50 के दशक में रूस और चीन बिल्कुल एक साथ थे। तो अभी कुछ वर्ष तक तो रूस और चीन बिल्कुल एक साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में हमें देखना होगा कि हम क्या रूस के साथ चल सकते हैं और अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, जानते हुए कि रूस और चीन का एक बहुत मजबूत संगठन है। सवाल ये भी है कि रूस को के साथ हमें चलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये स्थिति बहुत साफ नहीं होगी, क्योंकि रूस और चीन तो दोनों मिलकर के दुनिया को अपने तरीके से गवर्न करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से उससे नुकसान हमारा होगा, क्योंकि रूस, चीन और उनका छुड़भैये के रूप में पाकिस्तान भी हो जाएगा उनके साथ में, या और छोटे-छोटे देश हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए स्थितियां विपरीत होंगी, और खास तौर से जब हमें बहुत कुछ सारा सामान और बहुत सारी चीजें आयात वहां से करनी पड़ेगी, चाहे वो सेना के स्तर पे हो या आम जीवन को लेकर के हो। अब फिर वही है कि आपको भी यही लगता होगा कि क्या स्थितियां में 1-2 दिन में कुछ स्पष्ट हो पाएंगी, या जो कुछ होना है या जो कुछ भी अमेरिका और यूरोपीय वर्ल्ड की तरफ से फैसले होने हैं वो कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में और बातें साफ होंगी? या ये कि जैसे कि यूक्रेन के राजदूत ने कहा है हमसे कि आप जो है इस पर हमें भारत से कहा है कि आप दबाव डालिए रूस पर, तो वो दबाव क्या रूस के काम आएगा? देखिए, मेरे विचार में हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए पुतिन के साथ सीधी बातचीत करके उसे समझाने की कि वो यूक्रेन से वापस अपनी सेना बुलाए। इससे 2 फायदे हैं। या तो यदि बुला लेता है तो हमारी जीत होती है उसमें कि हमने मध्यस्थता की। यदि नहीं बुलाता है तो कल यदि हम रूस से अपने संबंध कमजोर करते हैं या तोड़ते हैं, तो हमारे पास ये कारण होगा कि हमने आपसे कहा था कि आप ये करिए, आपने नहीं किया, तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक महाशक्ति किसी छोटे देश की संप्रभुता को इस प्रकार समाप्त कर दे। अब ये कोल्ड वॉर का जमाना नहीं रहा, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान पर हमला कर रहा था, हंगरी पर हमला कर रहा था, चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर रहा था। अब ये 21वीं शताब्दी है। इस युग में हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किसी देश की अखंडता और उसकी संप्रभुता पर कोई महाशक्ति आकर के आक्रमण करे और जीत जाए, ताली बजाए लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे तो हम जब ये प्रयास करेंगे रूस के साथ, तो हमें ये एक रास्ता खुलता है हमारे लिए। जी, देखना होगा, और देखना बड़ा मतलब स्थितियां ऐसी बन रही जिसमें दुनिया को सचेत रहना होगा, और भारत को खास तौर से सचेत रहना होगा। बहुत बहुत आभार दिलीप जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला और कुछ गूढ़ समस्याओं के धागों को खोल करके समझाने की कोशिश की। शुक्रिया।